अध्याय 111 परिष्कार 1। मेई यूं इतनी गुस्से में थी कि उसके सिर में चोट लगी थी। फिर मेई म्यू के बारे में सूचना वीडियो क्यों देखना चाहते हैं कि क्या एक नाजायज बेटी परिवार के भाग्य को विरासत में दे सकती है। वांग यू ने उसके आंसू पोंछे। मुझे कैसे पता होगा? क्या आप आजकल छोटे वीडियो ऐप के बारे में नहीं जानते हैं? आप जो कुछ भी देखते हैं वह यादृच्छिक है। आप अपनी बेटी के व्यक्तित्व को कैसे नहीं जान सकते? क्या वह ऐसी स्कीमिंग चाइल्ड है? उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू अभी भी पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। वहाँ क्या है कि मेई म्यू अब नहीं करेंगे पैसे चोरी करना और परिवार के धन को प्रतिष्ठित करना। वह पहले से निर्दोष और मनमोहक बेटी नहीं थी। शायद ये सब वांग यू द्वारा उकसाया गया था। मेई कियान ने वांग यू की नाक पर गुस्से में इशारा किया और डांटा, मैं आपको बता दूं, अगर कुछ आपके पास नहीं है तो इसे प्रतिष्ठित न करें। मैं पहले से ही तुम्हारा हूं, आप और क्या संतुष्ट नहीं है? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ में वह और बायलिंग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका परिवार सामंजस्यपूर्ण था। हालांकि एक शराबी रात के कारण वह खुद को वांग यू के साथ बिस्तर में नग्न पाते हुए उठा। सबसे पहले वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में वांग यू गर्भावस्था की रिपोर्ट के साथ आया और उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ी। हालांकि वह बायलिंग को तलाक देने के लिए सहन नहीं कर सकता था और इस तरह के एक खुशहाल और पूर्ण परिवार को जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उन्होंने वांग यू और उनकी बेटी को बाहर रखा और वह शायद ही कभी मेई म्यू का दौरा किया। बायलिंग, जो हमेशा गर्व और स्वतंत्र थे, स्वाभाविक रूप से अपने पति की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये जानने के बाद सदमे और अविश्वास के अलावा उसका अगला विचार मेई यू को तलाक देने के लिए था। मेई यू को पता था कि वह अपनी शादी को उबार नहीं सकता है और केवल उसे जाने दे सकता है। किसने सोचा होगा कि वह एक दुर्घटना होगी और गुजर जाएगी। अपने दुख में वांग यू ने उनसे मिलने के लिए मेई म्यू को लाया। पतली और डरपोक छोटी लड़की ने उसे डैडी कहा और वह जानता था कि वह बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। उन्होंने बस वांग यू से शादी की और औपचारिक रूप से उन्हें मेई परिवार में स्वागत किया, लेकिन उसके दिल में उसने कभी भी बायलिंग को याद नहीं किया था। इसलिए इस घटना के बाद मेई म्यू पर गुस्सा होने की तुलना में मेई यू वास्तव में अधिक निराश थे कि वांग यू हर पहलू में बायलिंग के रूप में अच्छा नहीं था। ये सुनकर कि यह उल्लेख है, वांग यू को पता था कि उसके दिल में गांठ हल नहीं हुई थी। वर्षों से वह उस रात पछतावा कर रहा था, लेकिन क्या उसे एहसास नहीं था कि यह उसके लिए कितना दुखद था? उसकी सारी शिकायतें गुस्से में बदल गईं, लेकिन उसने उन्हें वापस पकड़ लिया। हनी, एक पता है कि आपको उस रात हमारे पास मौजूद दुर्घटना पर पछतावा होता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इससे मुझे नुकसान हुआ है? एक अविवाहित माँ के रूप में क्या आप जानते हैं कि मेरे और मेरी बेटी के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल था? क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मेरे बारे में मेरी पीठ के पीछे कैसे गपशप करते हैं? मेई म्यू अपने सहपाठियों के सामने अपना सिर भी नहीं उठा सकता था जब वह छोटी थी, क्योंकि वे सभी पिता नहीं होने के लिए उस पर हंसते थे। उद्धरण चिन्ह। मेई यू ने दोषी महसूस किया और अपने सिर को लटका दिया, एक नर्म स्वर में बोलते हुए, मुझे पता है कि मैं इन सभी वर्षों में आपको और हमारी बेटी का एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं अब इसके लिए बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है जो मेई म्यू के हकदार हैं। वन ने हमेशा उन्हें बहुत प्यार किया है और आपको ऐसा देखना चाहिए था। मुझे पता है कि आप मेई म्यू के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वह भी आपके लिए भी फिल्मी है। आपकी हिटिंग आज उसके दिल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मैंने पहले से ही स्कूल के मामले को हल कर लिया है और हमारी बेटी पूरी तरह से अन्याय कर रही थी। आपने उसे स्कूल के मामले की सच्चाई को जाने बिना उसे मारा। आपको कैसे लगता है कि उसे कैसे महसूस हुआ? मौका होने के बाद वांग यू ने मेई यू के गलत कामों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि मेई यू ने आहें भरी और नहीं बोली, वह शिकायत करती रही, क्या आपको डर नहीं है कि मुमू सोचेंगे कि आप मेई शू की वापसी के बाद उससे प्यार नहीं करेंगे? वह कैसे संभव है? मेई यू ने विवादास्पद रूप से खड़े हो गए। ठीक है, 1-11 को माफी मांगने के लिए मुमू से माफी मांगे। अगर वह वास्तव में आज स्कूल के मामले में अन्याय कर रही थी तो 1-11 इसे उसके लिए बनाओ। वांग यू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसके आंसू पोंछते हुए बिस्तर पर बैठ गया। मेई यू ने गहराई से कहा, ठीक है, एक ने आवेगपूर्ण अभिनय किया। मुझे देखने दे कि आपकी चोट कितनी गंभीर है। उद्धरण चिन्ह। आपको जांचने की जरूरत नहीं है। वांग यू ने पाउट किया और अपना हाथ दूर धकेल दिया। मेई यू को पता था कि वह उसे मुंह के इलाज दे रही है, लेकिन उसके पास बहुत धैर्य नहीं है और एक कठोर चेहरे पर डाल दिया गया है। फिर 11 गो चेक फर्स्ट। आप। वांग यू ने उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा और गुस्से में उसके पैर पर मुहर लगाई। बाहर मेई यान ने सुना कि उसके पिता बाहर जा रहे हैं, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजे के खिलाफ कान को दबा दिया और अपने कमरे में वापस आ गया। मेई यू के जाने के बाद वह नीचे की ओर बढ़ गया। वह अपनी बहन के वापस आने और उसे खबर बताने के लिए इंतजार करना चाहता था। बेडरूम में जैसे ही मेई म्यू बैठ गई, उसने सुना कि उसके पीछे का दरवाजा फिर से खुला हुआ है।
उसने सोचा कि यह वांग यू होगा, लेकिन उसने अपने कठोर दिखने वाले पिता की उम्मीद नहीं की थी। ये देखकर कि उसकी बेटी की आंखें रोने से लाल हो गईं, मेई यू का दिल नर्म हो गया। वह अजीबता को कम करने के लिए खांसता है और कहा, आप कैसे समझाते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ? पिताजी, मैं वास्तव में निर्दोष हूँ। मैंने पहले ही शिक्षक को सब कुछ समझाया है। मेई म्यू ने अपना सिर घबराया और अपनी उंगलियों को घुमा दिया। मेई यू ने अपने छोटे से इशारों पर नजर डाली और शांति से कहा, क्या ये सच है? क्या आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं? बेशक नहीं, अन्यथा स्कूल मुझे घर वापस क्यों आने देगा? पुलिस भी वहां थी। अगर मैं वास्तव में पैसे चुराता तो वे मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते, क्या वे नहीं करते? मेई म्यू ने अपनी आंसू भरी आंखों को मासूमियत से झपकाया। मेई यू का दिल पूरी तरह से नर्म हो गया। उसने अपने आंसू पोंछने की पहल की। यह अभी भी सभी पिताजी की गलती थी। पिताजी, आपसे माफी मांगते हैं। अध्याय 112, व्यर्थ में पिछले सभी प्रयास। मेई यू ने काफी समय बिताया। जब तक कि वह रोना बंद नहीं करता तब तक मेई म्यू को कमरे में ले जाया। वांग यू ने पहले से ही दरवाजे के बाहर से पिता बेटी के सामंजस्य को सुना था और खुशी से झाओ यान को रात के खाने की तैयारी के लिए बताने के लिए नीचे चला गया था। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरी, उसने सोफे पर बैठे मेई यान को देखा और उसकी बहें तुरंत गुस्से में आ गईं। यह आप, लिटिल ब्राट, जो मेरे बारे में शिकायत करने के लिए अपने पिता के पास भागे और मुझे डांटा। देखो मैं आज तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करता हूँ। मेई यान ने सोफे से कूद लिया और जल्दी से कॉफी टेबल के दूसरी तरफ चले गए। इसके विपरीत किनारों पर वांग यू के साथ सामना किया। उसे पकड़ने के लिए वांग यू को कॉफी टेबल के चारों ओर पैंतरेबाजी करनी थी। लिटिल ब्राट, तुम भागने की हिम्मत करो। मुझे तुम्हें पकड़ने दो और तुम्हें सबक सिखाओ। वह चिल्लाया। आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मेई यान ने उसे ताना मारा और उसे उछालने की कोशिश को देखते हुए तेजी से कॉफी टेबल की दूसरी तरफ चला गया। वांग यू की समझ को दूर कर दिया। हालांकि वांग यू ने गलती से कॉफी टेबल के खिलाफ अपने घुटने को खटखटाया, जिससे वह दर्द में रोने लगा। आप छोटी बव्वा, आप छिपाने की हिम्मत करते हैं। क्या आपका मतलब है कि मुझे अभी भी खड़ा होना चाहिए और आपको मुझे मारने देना चाहिए? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेई यान ने चिढ़ाया। विजयी महसूस किया क्योंकि वह वांग यू की पहुंच से बाहर रहने के लिए दूसरी तरफ भाग गया। जब मेई शू लौटी तो उसने मेई यान और वांग यू को लिविंग रूम में सामना करते देखा। मेई यान जल्दी से अपनी बहन के पास भाग गया और उसके पीछे शरण मांगी। बहन, चाची वांग मुझे मारना चाहती है। आप यानियन को क्यों मारना चाहते हैं? मेई शू ने अपने भाई के पीछे अपने भाई को ढाल दिया। संरक्षित महसूस करते हुए मेई यान की पूंछ और भी अधिक है। वांग यू को उसकी स्मॉग उपस्थिति से प्रभावित किया गया था, लेकिन वह उसे मेई शू के सामने नहीं मार सकती थी। वह केवल अपने गुस्से को दबा सकती है और कह सकती है, आपके भाई को बेहतर अनुशासन की आवश्यकता है। आपके पिताजी ने सोचा कि आप एक अच्छी बहन होंगे और उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जब से आप घर वापस आए हैं, मेई यान अधिक से अधिक अनियंत्रित हो गए हैं। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते हैं तो आंटी को उसकी देखभाल करने दें। उद्धरण चिन्ह। मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है, आपको मेई यान के मामलों में ध्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। मेई शू ने ठंड से जवाब दिया, वांग यू के माथे पर पट्टी पर नजर डालते हुए। फिर उसने अपने भाई की ओर ध्यान दिया कि क्या वह आहत थी। मेई शू की सुरक्षात्मक टकटकी के तहत मेई यान ने उसके करीब झपकी ली। उसकी बड़ी आंखें कटे हुए रूप से झपकी ले रही थी। चिंता है कि वह उसके लिए बहुत चिंतित हो सकती है। उसने उसे एक नर्म आवाज में आराम करने की कोशिश की। चिंता मत करो, सीस। वन ने मुझे किसी को भी धमकाने नहीं दिया। मेई शू मुस्कुराया और अपने बालों को रगड़ दिया। अच्छा, इस तरह से मैं आराम से महसूस कर सकता हूँ। क्या के बारे में आसानी से महसूस करें? मेई यू की आवाज ऊपर से आई क्योंकि वह धीरे धीरे मेई म्यू के साथ सीढ़ियों से उतरा। मेई म्यू की आंखें अभी भी लाल और सूज गई थीं, लेकिन वह डांटने के बाद क्रोधित नहीं हुई। इसके बजाय वह काफी संतुष्ट दिखाई दी। मेई शू को पता था कि क्या हुआ था। मेई यू और मेई म्यू ने अपने पिता से झूठ बोला होगा जब वह दूर थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ और महत्वपूर्ण खोजा था। ये कुछ भी नहीं है। मेई शू ने अपना बैग नीचे रख दिया और अपने पिता की तरफ चला गया, जिससे उसे एक कप गर्म चाय मिल गई। पिताजी, मुझे याद है कि माँ ने एक हार को पीछे छोड़ दिया था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या आप मुझे हार दिखा सकते हैं? मेई यू को क्षण भर में स्तब्ध था, फिर एक गहन उदासी ने उसकी अभिव्यक्ति को भर दिया। निश्चित रूप से, मैं अक्सर इसे देखने के लिए बाहर ले जाता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। जब वह गहने के उन टुकड़ों को पहनती थी तो आपकी माँ सबसे सुंदर लग रही थी। अब जब आप वापस आ गए हैं तो उन चीजों को आप पर पास करने का समय आ गया है। बस रुकिए, मैं ऊपर जाऊंगा और आपके लिए इसे प्राप्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। मेई शू ने धीरे से अपनी चाय पी ली और अपनी जगह पर बैठ गए। बेहोश मुस्कुराते हुए लग रहे थे। साइड पर जैसे ही मेई शू ने हार का उल्लेख किया, वांग यू ने टैंट किया और उसका दिमाग एक पल के लिए गूंज रहा। उसने जल्दी से मेई यू को रोकने की कोशिश की। हनी, ये रात के खाने के लिए लगभग समय है।
बाद में इसे देखें ताकि हार को गंदा न हो। मेयू ने उसे अजीब तरह से देखा। नेकलेस बिना किसी कारण के गंदे क्यों होगा? वांग यू ने अपने कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की। हनी, आपकी मृत पत्नी को याद करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं आपकी वर्तमान पत्नी हूँ। यदि आप अध्ययन में इसे देखने के लिए मेयू के साथ अकेले रहना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसे बाहर निकालते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना आप बाय लिंग से प्यार करते थे। उद्धरण चिन्ह। आप क्या कह रहे हैं? आप अचानक खुद को एक मृत व्यक्ति से तुलना क्यों कर रहे हैं? मेयू ने अपना हाथ दूर कर दिया। ठीक है, मैं इसे देखने के लिए अध्ययन के लिए मेयू के साथ जाऊंगा। मेयू, मेरे साथ आओ। वांग यू अचानक घबरा गया और उसकी सांस लेने लगी। यहाँ तक कि मेयान ने उसके व्यवहार के बारे में कुछ असामान्य देखा। एक बच्चे के रूप में जो अक्सर परेशानी पैदा करने और सजा से डरने के बाद डर गया, मेयान को पता था कि वांग यू इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे थे। वह मुस्कुराया और चिढ़ाया। आंटी वान को पता चलता था कि मेरे पिताजी ने अध्ययन में माँ को याद किया था, ठीक है। उसने पहले क्यों परवाह नहीं की, लेकिन अचानक वह आज परवाह करती है। क्या इसलिए कि माँ के हार को आज बाहर नहीं निकाला जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने अपनी आंखों को अविश्वास में चौड़ा किया, मेयान को घूरते हुए। ये छोटी बबुआ अचानक कैसे हो सकती है? मेयू ने भी स्थिति का एहसास किया और उसका चेहरा अंधेरा हो गया। आपने बाय लिंग के गहने के साथ क्या किया? अध्याय 113, योजना उजागर। वांग यू हकलाया और एक शब्द नहीं कह सकता था, चिंता में पसीना बहा रहा था। मेयू ने अभी तक स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन अपनी माँ के संकट को देखते हुए वह मदद करना चाहती थी। माँ, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? शायद मुझे आराम करने के लिए आपके साथ ऊपर जाना चाहिए। क्या आपका सिर फिर से दर्द कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। वह मेयू के कारण वांग यू के माथे पर घाव का जिक्र कर रही थी। दोषी महसूस करते हुए मेयू ने अपनी आवाज को नरम कर दिया। यदि आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप अपने कमरे में जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। मेरे पास चाओ यान आपके पास बाद में रात का खाना है। नहीं, वांग यू मना करना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। वह केवल अपने होंठ को कसकर काट सकती थी। उसकी पीठ चिंता से ठंडे पसीने में भीग गई। मेयू की छानबीन की टकटकी से मिलना वांग यू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। उसने जल्दी से चक्कर महसूस करने का नाटक किया और अपनी बेटी के खिलाफ झुक गया। मेरा सिर अचानक चक्कर महसूस करता है। हनी, क्या आप आराम करने के लिए हमारे कमरे में वापस जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मूमू बहुत कमजोर है, मुझे डर है कि वह मेरी मदद करते हुए गिर सकती है। मेयू वास्तव में हार देखने के लिए अपने कमरे में जाना चाहते थे और अतीत के बारे में याद दिलाते थे। हालांकि अब जब वांग यू को उसकी अधीरता में उसके द्वारा चोट लगी थी तो उसे अनदेखा करने से उसे हृदयहीन लगेगा। इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गया। ठीक है, मैं पहले आपकी मदद करूंगा। फिर उन्होंने मेयू की ओर रुख किया और कहा, हम रात का खाना खत्म करने के बाद मैं आपको हार देखने के लिए ले जाऊंगा। यदि आपको लगता है कि रात के खाने के बाद आराम कर रहे हैं तो हम इसे एक और दिन कर सकते हैं। वांग यू की आंखों में सफलता का एक संकेत तेज हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेयू एक मुस्कुराहट के साथ अपनी जेब से एक रसीद निकाली। इसने स्पष्ट रूप से बेची गई हार और अंतिम लेनदेन राशि को सूचीबद्ध किया, जिसमें वांग यू के हस्ताक्षर सबसे नीचे थे। जिस क्षण मेयू ने रसीद देखी, उसका सिर घूम गया और वह तुरंत गुस्से में उड़ गया। उसने वांग यू को दूर धकेल दिया, उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए और डांटते हुए कहा, किसने आपको इस हार को गुप्त रूप से बेचने की अनुमति दी? बोलो, तुमने इतने पैसे के साथ क्या किया? कोई शहद? वांग यू ने घुटने टेक दिए और मेयू के पास रेंगते हुए अपने पैर को कसकर गले लगाते हुए, मैं वास्तव में अन्याय कर रहा हूँ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपने हार को सुरक्षित रखा और केवल आप पासवर्ड जानते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं इसे गुप्त रूप से बेचना चाहता था तो मैं इसे नहीं खोल सकता था। उद्धरण चिन्ह। मनहूस महिला। मेयू ने गुस्से में उसे लात मारी। मेयू हैरान था और अपनी माँ की रक्षा करना भूल गया। वह बस वहीं खड़ी थी, अपने विचारों में खो गई। मेयान घटनास्थल पर हंसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया। ये काफी संघर्ष था कि हंसी में फट न जाए, इसलिए उसने अपने चेहरे को ढांक दिया, जिससे भयभीत होने का नाटक किया गया। लेकिन यह वास्तव में उसके मुंह पर तनाव को कम करने के लिए था, जो हंसी को पकड़ने से ऐंठन के करीब था। वांग यू ने मेयू को अपने वर्षों के दौरान कई बार गुस्सा करते देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे शारीरिक रूप से मारा था और उसे अन्याय और दिल टूट गया। रोते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह गए। हनी, मैं इतने सालों से मेरे परिवार का हिस्सा रहा जब मैंने कभी आपकी चीजों के साथ गड़बड़ की है। अब जब मेयू अचानक एक रसीद पैदा करता है तो आप उसे बिना पूछे भी विश्वास करते हैं। आपके दिल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। मैं कभी भी बायलिंग के रूप में महत्वपूर्ण नहीं होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। वांग यू के शब्दों ने पूरी तरह से मेयू अवाक को छोड़ दिया।
एक विराम के बाद उसने चिढ़कर उसे बंद करने के लिए कहा और उसकी खून की आंखें अचानक मेईशू पर घबरा गईं। आपको वह रसीद कहाँ से मिली? मेईशू ने मासूमियत से अपने हाथों को पकड़ लिया। मैंने इसे हमारे यार्ड में पाया, जहां हम आमतौर पर यादृच्छिक वस्तुओं को संग्रहित करते हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आंटी वांग ने अपने गहने बेच दिए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह माँ के होगा। उद्धरण चिन्ह। मेईशू के अनुस्मारक के साथ मेयू को अचानक कुछ एहसास हुआ। यदि वांग यू वास्तव में निर्दोष थे, तो वह अध्ययन में सुरक्षित का उल्लेख क्यों करेगी जब मेईशू ने रसीद प्रस्तुत की? यदि वह गलत तरीके से आरोपी थी, तो उसे हार को बेचने से इनकार करना चाहिए, तुरंत उस सुरक्षित के बारे में नहीं सोचना चाहिए जहां उसने बाय लिंक का सामान रखा था। मनहूस महिला, आप निर्दोष खेलने की हिम्मत करते हैं। मेयू के गुस्से को अब दबा नहीं दिया जा सकता है। उसने वांग यू को कॉलर से पकड़ लिया और उसे सीढ़ियों से खींच लिया। मेयू ने तब तक अपने टकराने से बाहर निकाल दिया था और जल्दी से हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ लगाए। पिताजी, माँ कभी भी आपकी चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक गलतफहमी होनी चाहिए। हम यह मानने में जल्दबाजी नहीं कर सकते कि बहन से रसीद असली है। उद्धरण चिन्ह। चाहे वह असली हो या नकली, 1/11 जैसे ही मैं जांच करूं। मेयू रसीद पर आयोजित किया गया था और उस पर पता देखने पर उसने अपने सचिव को स्टोर के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढ लिया था और रसीद पर तारीख और समय के अनुसार बिक्री के विवरण के बारे में पूछताछ की थी। जल्द ही वांग यू के हार के बारे में सच्चाई पूरी तरह से उजागर हुई। वांग यू के पास इसे नकारने का कोई तरीका नहीं था। मेयू ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे सीढ़ियों पर हैंडल के खिलाफ दबाया। उसने हिस्टीरिक रूप से दहाड़ दिया, मुझे बताओ, तुमने पैसे के साथ क्या किया? मुझे बताओ, आपको इतने पैसे के लिए क्या चाहिए? वांग यू उसकी पकड़ से घुट गया था और वह नहीं बोल सकता था। उसका चेहरा जल्दी से उज्ज्वल लाल हो गया। झाओ यान ने जल्दी से मध्यस्थता की। श्री मेई, कृपया शांत हो जाओ। यह अच्छा नहीं होगा यदि आप गलती से मैडम को चोट पहुंचाते हैं। चूंकि हार बेचा गया है, बस इसे पैसे के साथ वापस खरीदें। ये सुनकर आईयू ने आखिरकार वांग यू को ठंड से घूरते हुए अपनी पकड़ जारी की। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछूंगा, पैसा कहाँ है? अध्याय 114। कदम से कदम दबाया। मेयू ने उसे रिहा करने के बाद वांग यू का गला जल रहा था और अंत में ठीक होने से पहले वह कई बार खांसती थी। पैसा कहाँ है? मेयू ने फिर से गर्जना करते हुए अपनी मुट्ठी को एक गंभीर आवाज से पकड़ लिया। वांग यू को पता था कि इस स्थिति से कोई बच नहीं रहा है। मेयू के गुस्से को शांत करने का एकमात्र तरीका उसे सारा पैसा देना था, लेकिन उसने पहले ही 3 मिलियन ग्रेड निर्देशक को दे दिया था। अब उसे इतना पैसा कहाँ मिल सकता है? उसे चुप देखकर मेयू का धैर्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। वह अपनी जेब में पहुंच गया। चौंका, वांग यू ने सहज रूप से मुक्का मारकर विरोध करने की कोशिश की। अप्रस्तुत मेयू को हाथ में लात मारी गई, जिससे वह दर्द में विजय प्राप्त कर गया। उग्र, उसने दृढ़ता से अपने टखने को पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हो? मेयू की खून की आंखों में निर्मम नजर देखकर वांग यू ने महसूस किया कि उसके पैर में रेंगते हुए डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि मुझे विश्वास है कि? मेयू ने गुस्से में कहा, आपकी कुछ दुकानों को केवल कुछ 100,000 की जरूरत है। रसीद 5 मिलियन रिकॉर्ड करती है। पैसा कहाँ है? पैसा, पैसा। वांग यू कांप गया, बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी घबराई हुई आंखें इधर उधर हो गईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सोचने की कोशिश की। उसका दिमाग एक धब्बा था और उसने तर्क करने की क्षमता खो दी थी। मैं एक नहीं जानता। उसके होंठ डर के साथ पीला हो गया। उसके टखने पर मेयू की पकड़ अचानक कस गई, जिससे वह दर्द में चिल्लाया। उसके लंबे बाल विघटित हो गए थे और उसके गले में एक खरोंच बनी हुई थी, जो पूर्व गरिमापूर्ण मैडम मेई के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वह एक पागल महिला बन गई थी, पूरी तरह से सभी गरिमा खो रही थी। उसे इस तरह देखकर मेयू ने उसे कुछ भी कहने की उम्मीद नहीं की। उसने अपनी जेबों की खोज करना शुरू कर दिया और वास्तव में उसे अपनी जैकेट की जेब में एक बैंक कार्ड मिला। उन्होंने झाओ यान को कार्ड सौंपा, जो पास में खड़ा था, और आदेश दिया, इस कार्ड से सभी लेनदेन विवरणों की जांच करें और पुनः प्राप्त करें। हाँ, झाओ यान ने स्वीकार किया और आदेश निष्पादित करने के लिए चला गया। जल्द ही उनके पास परिणाम थे। झाओ यान ने बैंक कार्ड लौटा दिया और मेयू को खाते के वित्तीय लेनदेन का एक बयान दिया। श्री मेई, आज मैडम ने केवल बैंक कार्ड में 2 मिलियन जमा किए, शेष 3 मिलियन के ठिकाने अज्ञात हैं। वांग यू ने बयान में खाली तरीके से देखा, उसकी आंखें किसी भी प्रतिक्रिया से रहित थीं। मेयू ने महसूस किया कि यह सुनकर उसका आधा दिल ठंडा हो गया। 3 मिलियन, वह कोई छोटी राशि नहीं थी। अगर उसकी माँ यह नहीं समझाती कि पैसा कहाँ गया, तो वे, माँ और बेटी, शायद गंभीर परिणामों का सामना करेंगे। ये सोचकर मेयू ने अपने दांतों को पीस दिया और अपनी माँ के कंधों का समर्थन करने के लिए नीचे गिरा दिया। माँ, आप सिर्फ 3 मिलियन पिताजी को वापस क्यों नहीं देते? यदि आपकी दुकानों को पैसे की आवश्यकता है, तो पिताजी ने इसे अनदेखा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह।
जैसा कि उसने कहा, उसने डरपोक रूप से मेयू पर नजर डाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने अपने गुस्से को उसके प्रति पुनर्निर्देशित नहीं किया है। तभी उसने राहत की सांस ली और मनाना जारी रखा, माँ, पिताजी एक पल के लिए बस चिंतित थे, आपको उसे वापस पैसे देना चाहिए और उसे फिर से हार खरीदने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने अपनी बेटी को देखा, चौंक गए। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी, जिसे उसने हमेशा बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, वह मेयू के हिंसक व्यवहार को उसके प्रति हिंसक व्यवहार देखने के बाद ऐसे शब्दों को कहेगी। निराश होकर उसने बार बार अपना सिर हिलाया, क्या आप ही जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? इसने मेयू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि उसकी माँ भविष्य के उपयोग के लिए पैसे छिपाने की योजना बना रही है, लेकिन अब अपनी माँ के स्वर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही 3 मिलियन खर्च किए हैं। संभवतः उसकी माँ को इतना बड़ा पैसा खर्च करने से क्या हो सकता है? मेयू इसके पीछे के कारण को नहीं समझ सकता है। वह सब जानती थी कि अगर उसकी माँ अब पैसे में हाथ नहीं डालती तो उसके पिता उनके साथ पूरी तरह से उग्र होंगे। इस बारे में सोचते हुए मेयू ने मेयू के सामने घुटने टेक दिए और कहा, पिताजी, माँ को पता है कि वह इस बार गलत थी, लेकिन वह अब डर गई थी और शायद ये याद नहीं है कि पैसा कहाँ गया था। शायद ये बेहतर है अगर एक उसे आराम करने के लिए कमरे में वापस ले जाए। एक बार जब वह थोड़ा शांत हो जाती है तो वह निश्चित रूप से आपको पैसे वापस कर देगी। उद्धरण चिन्ह। मेयू ने ठंड से छींटाकशी की, लेकिन फिर से अपने आप को नियंत्रित किया। आखिरकार मेयू उनकी बेटी थी और वह उसे चोट पहुंचाने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। फिर भी उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी, कल तक नवीनतम पर मैं पूरे 5 मिलियन देखना चाहता हूँ, अन्यथा मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहराएं। यह उसकी निचली रेखा थी। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी को उससे, परिवार के मुखिया से कुछ भी छिपाने की अनुमति नहीं देगा। ये सुनकर मेयू ने आखिरकार थोड़ा आराम किया, लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी ठंडे पसीने में भीग गया। उसे आपदा से बचने के बाद शक्तिहीनता की भावना महसूस हुई। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, मेयू की धीमी और आश्चर्यचकित आवाज फिर से लिविंग रूम से आई। अरे पिताजी, पहले गुस्से में मत बनो, मैं आपको कुछ अच्छी खबर बता दूं। आंटी वांग हमारे स्कूल में एक इमारत दान करने के लिए सहमत हुए। उसने पहले ही 3 मिलियन का योगदान दिया है। अध्याय 115, आत्महत्या। वांग यू, जिनके अंगों ने अभी गर्म हो गया था, ऐसा महसूस किया कि उसे फिर से एक बर्फ की गुफा में फेंक दिया गया था, एक पल में भारी झटका से नीचे की ओर गिरते हुए भेजा गया था। लानत है मेयू, वह सब कुछ कैसे जानता था? हालांकि उसके लिए इस विचार पर ध्यान देने का कोई समय नहीं था, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा की गई थी कि मेयू का गुस्सा था, जो समय और समय को फिर से धोखा देने से संचित था। आप मुझसे कितना छिपा रहे हैं? आपने अचानक स्कूल में एक इमारत दान करने का फैसला क्यों किया? और आपने 3 मिलियन का योगदान दिया? मेयू ने गुस्से से सवाल किया। वांग यू ने अपने दांतों को पीस दिया और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। भले ही मेयू का दिमाग क्रोध के साथ बादल हो गया और वह आसानी से उसे किसी भी क्षण सीढ़ियों से नीचे फेंक सकता था। मेयू चिंतित था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मां को अनावश्यक परेशानी पैदा करने के लिए दोषी ठहराया। वह मेयू के साथ शामिल हुई, शिकायत करते हुए, मां, आपने स्कूल में एक इमारत क्यों दान की? ये 3 मिलियन है। लेकिन वह अपने शब्दों को जारी नहीं रख सकी, क्योंकि वह वांग यू की आंखों में निराशा और मेयू की टकटकी में उबलते क्रोध को देख सकती थी। लानत है, क्या उसकी मां चोरी के कारण स्कूल को पैसे दे रही थी? यही कारण है कि मेयू ने अपने पिता को सच्चाई की खोज करने के लिए कदम बढ़ाया और उनके कार्यों से प्रभावित हो गए। वह मेयू के जाल में गिर गई थी। इस बिंदु पर मेयू ने सब कुछ समझा। 1 घंटे से भी कम समय पहले वह मेयू के कमरे में खुद को फटकार रहा था, अपनी बेटी को उसकी बात सुनने और एक साथ डिनर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वह जानता था कि दोनों उससे पूरे समय मूर्ख के रूप में खेल रहे थे? क्या आप मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? मेयू ने वांग यू को फेंक दिया जैसे कि चीर का एक टुकड़ा छोड़ दिया और फिर मेयू की गर्दन को पकड़ लिया। आप बहुत छोटे हैं, फिर भी आप झूठ बोलते हैं और चोरी करते हैं। आपको ये चीजें किसने सिखाई हैं? आसन आपदा के तहत मेयू ने आखिरकार समझा कि उसकी मां की स्थिति कितनी मुश्किल थी। मेयू द्वारा सभी के सामने उसे लगा, उसने महसूस किया कि उसका सारा आत्मसम्मान और गर्व को जमीन पर फेंक दिया गया था और कड़ी मेहनत की। इस समय वह अब नोबल मिस मे नहीं थी। वह बहुत अपमानित महसूस करती थी, स्कूल में आम लोगों की तुलना में भी कम थी। उसके लिए, जो हमेशा मानता था कि वह श्रेष्ठ था, ये भावना मृत्यु से भी बदतर थी। मेयू अपने पिता को वांग यू को देख सकते थे, लेकिन वांग यू अपनी बेटी को चोट लगने के लिए सहन नहीं कर सकते थे, भले ही वह उसकी खुद की मूर्खता के कारण हो। वह मेयू के हाथ को खोलने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह बहुत मजबूत थी और अब वह एक उग्र गुस्से में थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जाने से इनकार कर रही थी। मेयू के चेहरे को बैंगनी, वांग यू को उसकी हताशा में बित मेयू की कलाई को जमकर देखकर। दर्द के जवाब में मेयू ने उसे थप्पड़ मारा। सांस लेने के मौके के साथ
मेइन्यू ने रेलिंग पेल फेस के खिलाफ झुककर भारी पेंटिंग इतना असहज महसूस किया कि वह उल्टी की तरह महसूस करती थी। उसने सोचा कि वह अभी लगभग मर गई है, मौत बेहतर हो सकती है। वह मेइशू के कारण स्कूल में पहले से ही बदनाम थी। अब उसके परिवार के सामने मेइयू ने भी शारीरिक रूप से उसके साथ मारपीट की। अब उसके पास इस दुनिया में रहने का चेहरा नहीं था। उसके दिमाग में मृत्यु के विचारों के साथ मेइन्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को सीढ़ियों से सीधे नीचे गिरने दिया। ये भयभीत वांग यू कोर को उसके अंग सुन्न हो गए और वह आगे नहीं बढ़ सका। जब उसने आखिरकार मेइन्यू को पकड़ने के लिए पहुंचने की कोशिश की तो एक सुस्तर नीचे से आया। मुमू वांग यू पूरी तरह से घबरा गया था और सीढ़ियों से नीचे रेंगने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। मेइन्यू सीधे उसके सिर पर उतरा, खून तुरंत उसके चारों ओर कूलिंग कर रहा था। मेइन्यू को उम्मीद नहीं थी कि मेइन्यू वास्तव में आत्महत्या करे। उन्होंने जल्दी से झाओ यान को एक एम्बुलेंस को बुलाने का निर्देश दिया और अपनी बेटी की स्थिति की जांच करने के लिए सीढ़ियों से नीचे की ओर भागे। वह चोटों का आकलन करने के लिए अपनी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ना चाहता था, लेकिन इस समय वांग यू अपने पहले के हृदयहीनता के लिए नाराजगी से भरा हुआ मेइन्यू पर पहुंचे, मेइन्यू को पास होने से रोकते हुए। भारी क्रोध को अब उसके भीतर अपराध की भावना के साथ बदल दिया गया था। जब एम्बुलेंस पहुंची तो मेइन्यू को असीम भय के साथ छोड़ दिया गया। अगर मेइन्यू वास्तव में घर पर अपनी मौत के लिए कूद गया होता तो उसे डर था कि उसे जीवन भर पछतावा होगा। मेइशू पूरे समय एक ठन टकटकी के साथ अपने झगड़े का अवलोकन कर रहा था जब तक कि मेइन्यू कूद नहीं गया। तभी वह संपर्क करती थी और एक त्वरित नजर लेती थी। सिस्टम की जांच के बाद ये पुष्टि की गई कि जब मेइन्यू का सिर गिरने से घायल हो गया था तो ये जीवन के लिए खतरा नहीं था, जिससे मेइशू के दिमाग को थोड़ा कम कर दिया गया। बेशक वह मेइन्यू की मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं थी, वह अभी नहीं चाहती थी कि मेइन्यू इतनी आसानी से मर जाए। अपने पिछले जीवन में मेइन्यू ने उसे अपने परिवार को खोने के लिए प्रेरित किया था, लकवाग्रस्त हो गया था और गंभीर जलने से पीड़ित थे, एक अस्पताल के बिस्तर में लेट गए और उसके अपमान को सहन किया। इस जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हर चीज के लिए मेइन्यू भुगतान करने के लिए दृढ़ थी। मेइयान काफी भयभीत लग रहा था। मेइशू के कपड़ों पर उसकी आंखें खाली और जाने के लिए अनिच्छुक थे। मेइशू नीचे गिर गया, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। डरा हुआ मेइयान ने अपना सिर हिलाया, उसकी स्पष्ट आंखें दृढ़ संकल्प का संकेत दिखा रही हैं। जब तक आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, मैं खुश बहन से अधिक हूँ। वह कितना शैतान था। मेइशू मुस्कुराया और उसे अपना होमवर्क करने के लिए कमरे में वापस ले गया, फिर एक टैक्सी ले गई। नाटक खत्म नहीं हुआ था, वह अनुपस्थित नहीं हो सकती। अध्याय 116 एक दौर जीता। सर्जरी लंबे समय तक नहीं रही और मेइन्यू को जल्द ही डॉक्टरों द्वारा ऑपरेटिंग रूम से बाहर धकेल दिया गया। डॉक्टर ने कहा, सौभाग्य से आपकी दूसरी मंजिल जमीन से बहुत अधिक नहीं है, अन्यथा एक बड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, मेइन्यू को वांग यू को सौंपते हुए और ऑपरेटिंग रूम में लौटने से पहले कुछ और निर्देश देते हुए। इस समय मेइन्यू अभी भी बेहोश था, एक हल्के चेहरे के साथ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। वांग यू ने अत्यधिक दिल का दर्द महसूस किया। स्वाभाविक रूप से मेइन्यू का चेहरा बेहतर नहीं था। अंत में अगर आज मेइन्यू के साथ वास्तव में कुछ हुआ तो वह अपनी बेटी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगा। भविष्य में वह खुद का सामना कैसे कर सकता है। चलो ममू को पहले वार्ड में आराम करने के लिए ले जाते हैं। मेइन्यू ने स्ट्रेचर को आगे बढ़ाने के लिए आने की पहल की, लेकिन वांग यू ने अपना हाथ दूर कर दिया और ठंड से कहा, हमारे बारे में परेशान मत करो, ये हमारे लिए अपने मामलों को संभालने के लिए बेहतर है। ये हमें आपको परेशानी पैदा करने से बचाता है। वांग यू, तुम क्या कह रहे हो? मेइन्यू ने आहें भरी और कहा, मैंने अभी भी आवेगपूर्ण अभिनय किया है। ये सब मेरी गलती थी, लेकिन क्या यह मेरी बेटी को अनुशासित करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है? उसके द्वारा की गई गलतियों को देखें। यदि हम उसे सबक नहीं सिखाते हैं तो वह भविष्य में अधिक विद्रोही नहीं हो गया। उद्धरण चिन्ह, क्या आपको खुश रहने के लिए मुमू को अपने सामने मरते हुए देखना है? वांग यू ने उस पर जमकर देखा, जिससे उसका हाथ मिल गया। मुझे पता है कि मैं इन सभी वर्षों के लिए आपके दिल में बाइलिंग से तुलना नहीं कर पाया, चूंकि आप अब हमारी परवाह नहीं करते हैं, एक मेरी बेटी के साथ छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद उसने मेइन्यू का जवाब देने के लिए इंतजार नहीं किया और स्ट्रेचर को दूर धकेलने के लिए संघर्ष किया। आज के तर्क ने पहले ही वांग यू की ताकत का सेवन किया था। अब उसके हाथ कांप रहे थे और वह केवल अपने दांतों को पीस सकती थी ताकि खुद को दहने से रोका जा सके। लेकिन उसकी अस्थिर आकृति से ये देखना मुश्किल नहीं था कि वह टूटने वाली थी। यह उसका एकमात्र मौका था। अगर वह अब मेइन्यू के दिल को मजबूती से नहीं समझ सकती है तो उसे और उसकी बेटी को इस परिवार में कोई स्थिति नहीं होगी। वांग यू ने अपना मन बना लिया, अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर को पीछे की ओर गिरने दिया। अगले पल अपेक्षित दर्द नहीं आया, इसके बजाय वह एक गर्म आलिंगन में गिर गई। मेइन्यू ने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी आवाज के शीर्ष पर डॉक्टर के लिए चिल्लाते हुए। वांग यू के माथे ने मेइन्यू की छाती के खिलाफ आराम किया
और वह स्पष्ट रूप से अपने तेजी से दिल की धड़कन को सुन सकती थी। उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी, जहां कोई भी नहीं देख सकता था। उसने ये दौर जीता था। वांग यू वास्तव में थक गया था। ये जानते हुए कि उसकी बेटी अब खतरे में नहीं थी, वह मेयू की बाहों में लेट गई और गहरी नींद में गिर गई। मेशू पूरे समय ठंड से देख रहे थे, वांग यू की चाल के माध्यम से देख रहे थे। हालांकि यही बात थी कि चीजों को दिलचस्प बना दिया गया। अगर वांग यू और मेयम ने इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया तो यह दया होगी। इस बार मेयू के असफल आत्महत्या के प्रयास ने न केवल उसकी गंभीर चोटों का कारण बना, बल्कि उसके लिए मेयू के स्नेह को भी बहाल किया। यहाँ तक कि वांग यू की बात गुप्त रूप से बाई लिंग के हार को बेचने की बात नहीं थी। मेयू ने सिर्फ झाओ यान को व्यक्तिगत रूप से एक चेक के साथ हार खरीदने के लिए भेजा। वांग यू के हाथों में शेष 2 मिलियन के लिए मेयू ने इसे माँ और बेटी के लिए मुआवजा माना। अस्पताल के कमरे में थोड़ी देर के बाद मेयू छोड़ने वाला था। वह अब इन 2 लोगों से परेशान नहीं हो सकती है। मेयू को पता था कि मेयू ने अभी भी मेयू के खिलाफ क्रूज किया है। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने मेयू का चेहरा देखा तो बाई लिंग के समान उसने सुलह के सभी शब्दों को वापस निगल लिया। वांग यू ने वास्तव में मेयू के लिए कुछ अक्षम्य किया था। एक पिता के रूप में वह मेयू के प्रति बहुत पक्षपाती नहीं हो सकता था। अगर मेयू में अभी भी शिकायतें होती तो इंतजार करना बेहतर होता जब तक कि वह उससे बात करने से पहले शांत न हो जाए। इसे ध्यान में रखते हुए जब मेयू ने अध्ययन के लिए घर जाने का उल्लेख किया तो मेयू ने उसे नहीं रोका और केवल उसे रास्ते में सावधान रहने की याद दिलाया। मेयू ने सिर हिलाया और अस्पताल के कमरे को छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अस्पताल छोड़ी, उसने जियान का सामना किया। वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मिस मेई, मास्टर एसआई आपको आमंत्रित करता है। ठीक है। मेयू ने उसका पीछा किया और आदमी की कार में आ गया। कार के अंदर सैंडलवुड की बेहोश खुशबू विशेष रूप से सुखद थी। अस्पताल में कीटाणुनाशक की अधिक गंध से बेहतर थी। आप अस्पताल क्यों आए? लूसी ने उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखा। ये देखते हुए कि वह ऐसा नहीं लगती थी कि वह बीमार या घायल थी, उसने उत्सुकता से पूछा। मेयू ने उसे बगल में देखा और इसके बजाय पूछा, आपको कैसे पता चला कि एक यहाँ था? मैंने आपको देखा। लूसी ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक नोट सौंपा। पिछली बार मैंने कहा था कि मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से एसके मास्टर द्वारा पढ़ाए जाने की व्यवस्था करूंगा। यह उसका पता है। मेयू की आंखें जलती हैं क्योंकि उसने नोट को प्रकट किया और उसे ध्यान से पढ़ा। यह एक पता निकला। लूसी ने उसे गहरी टकटकी से चेतावनी दी, जब आपके पास समय होता है तो आप सीधे वहां जा सकते हैं। याद रखें, इस स्थान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। मेयू ने सिर हिलाया और वादा किया, बाकी का आश्वासन दिया। एक हमेशा भरोसेमंद रहा है और एक किसी और को बिल्कुल नहीं बताएगा। अच्छी बात है। लूसी के होंठ घुमावदार हो गए। जियान भी को निर्देश दिया, जो उसके सामने गाड़ी चला रहा था, उसे घर ले जाने के लिए। उन्होंने मेई फैमिली विला के सामने भाग लिया। मेयू ने अपनी कार ड्राइव को विला क्षेत्र में गहराई से देखा। ऐसा लग रहा था कि वहां रहने वाले लोगों को बहुत अधिक सामाजिक स्थिति थी, लेकिन इस आधार पर कि झोउ लियांग ने पिछली बार उसके साथ कैसे व्यवहार किया था, वह अपनी विशिष्ट पहचान से आश्चर्यचकित नहीं थी। अध्याय 117 प्री मैच प्लेऑफ। अगले दिन स्कूल में झाओ मिन ने उसे खोजने की पहल की और उसे कुछ खबरें बताईं। मूल रूप से झाओ मिन ने मेयू को प्रतियोगिता में मेयू के स्थान को स्थानांतरित करने के लिए स्कूल में आवेदन किया था। स्कूल के नेताओं ने झाओ मिन की क्षमताओं पर भरोसा किया और पहले से ही अनुरोध के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि अप्रत्याशित रूप से झोली ने भी कल प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन प्रत्येक स्कूल में प्रतियोगिता के लिए केवल एक ही स्थान था। झाओ मिन एक दुविधा में था और मेयू के साथ इस मामले पर चर्चा करने आया था। स्कूल का सुझाव स्कूल के भीतर आपके 2 के बीच एक प्रतियोगिता है। ये कल के बाद दोपहर में बड़े ब्रेक के दौरान होगा। स्कूल सार्वजनिक रूप से प्रतियोगिता की घोषणा करेगा और सभी छात्र देखने के लिए आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा, कुछ चिंता के साथ एक पल के लिए रुकना। आपको इसके साथ कोई समस्या नहीं है ना? वह चिंतित नहीं थी कि मेयू हार जाएगा। मेयू के वर्तमान पियानो कौशल के साथ किसी के लिए भी उसका मैच होना मुश्किल होगा, यहाँ तक कि मुख्य प्रतियोगिता में भी। वह चिंतित थी कि मेयू शायद भाग नहीं लेना चाहती है और इनकार करने के लिए अध्ययन के समय को बर्बाद करने के बहाने का उपयोग करेंगे। आखिरकार मेयू को प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत होने के लिए राजी करने के लिए उसे और लू यान के संयुक्त प्रयासों ने लिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मेयू इतनी आसानी से सहमत होंगे। जरूर 1-11 वहां हो। झाओ मिन कुछ हद तक अविश्वसनीय था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्सुकता से पूछे, मेयू, मैंने सोचा था कि आप भाग लेने के लिए सहमत नहीं होंगे। क्या यह इसलिए है क्योंकि झोली ने आपकी प्रतिस्पर्धी भावना को उकसाया है? क्या वह आपकी कक्षा से भी नहीं है?
एक पल के लिए झाओ मिन ने एक कैंपस प्रतियोगिता नाटक की कल्पना की, लेकिन जब उसने मेईशू की अभिव्यक्ति को देखा तो वह जानती थी कि यह बिल्कुल भी नहीं था। निश्चित रूप से अगले क्षण में मेईशू के जवाब ने उसे हंसाया और रोया। मैं अपने असाधारण पियानो कौशल के कारण भाग लेने के लिए सहमत हुआ। वह बयान झूठ नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसने झोउई के साथ प्रतिस्पर्धा की तो मेईशू की धोखा के साथ पियानो का अभ्यास करने से उसका ज्यादातर समय नहीं लगेगा। इसके अलावा उसकी मां को हमेशा उम्मीद थी कि वह पियानो परीक्षा दे सकती है और पियानो प्रतियोगिताओं में भाग ले सकती है, जबकि वह अभी भी जीवित थी। इस बार वह अपनी मां की इच्छा को पूरा करने पर विचार कर सकती है। इस मामले को सुलझा लिया गया और अफवाहों से बचने के लिए स्कूल ने घटना के दिन तक स्कूल के भीतर पियानो प्रतियोगिता के बारे में खबर रखी। उस समय विन मियाओ एक गणित की समस्या के बारे में मेईशू से परामर्श कर रहे थे। दरअसल केवल 1 महीने में मेईशू ने पहले से ही काफी हद तक गणित में महारत हासिल कर ली थी और यहाँ तक कि कभी कभी अपने सहपाठियों को समस्याओं की व्याख्या भी कर सकती थी। मेई म्यू अभी भी अस्पताल में पड़ा था। उसके सिर पर चोट लगने के साथ अगर वह अब स्कूल आने वाली थी तो वह निस्संदेह ध्यान का केंद्र बन जाएगी, लेकिन नकारात्मक तरीके से। इसलिए वह थोड़ी सी अवधि के लिए दिखाई नहीं देगी। वर्तमान में अधिकांश सहपाठी झोउई के चारों ओर घूम रहे थे। पिछले भोज के दौरान उसने जो एहसान किया था, उसके बाद झोउई ने सभी को अपने परिवार की स्थिति को समझा और उन्हें लगता है कि वह फव्वारे के लायक थी। मेई म्यू की अनुपस्थिति के दौरान झोउई ने कक्षा में अपना पद संभाला था और उनकी प्यारी उपस्थिति के साथ मिलकर नंबर 1 हाई स्कूल के नए स्कूल बैले के रूप में नामांकित किया गया था। बेशक स्कूल में काफी कुछ लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। उनमें से ज्यादातर का मानना था कि मेईशू झोउई की तुलना में बहुत सुंदर था, लेकिन मेईशू के ठंड और दूर के व्यक्तित्व के कारण वह बहुत पसंद नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप झोउई की तुलना में उसके लिए कम वोट थे। स्कूल की पियानो प्रतियोगिता का दिन आ गया। हर कोई अपनी सीटों को सुरक्षित करने और झोउई और मेईशू के बीच प्रतियोगिता को गवाह बनाने के लिए सभागार में आ गया। किसी ने प्रतियोगिता को देखने के लिए दर्शकों को 2 समूहों में विभाजित करने का सुझाव दिया और अन्य छात्रों ने इसे दिलचस्प पाया और तदनुसार सीटों को जल्दी से बदल दिया। दर्शकों के बाईं और बीच में झोउई के समर्थकों ने सभी सीटों और यहाँ तक कि गलियारों को भर दिया। दूसरी तरफ जहां मेईशू के समर्थक थे वहां काफी कम लोग थे और कई सीटें खाली थीं। फिर भी कोई भी उस तरफ बैठने और मेईशू में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। एक बार जब झोउई घटनास्थल पर पहुंचे तो उसने 2 समूहों के अलग अलग विभाजन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वह लहराया और अपने समर्थकों को बधाई दी। दर्शकों में कोई उत्साहित होकर खड़ा हो गया और उसे लहराया, देवी आप निश्चित रूप से जीतेंगे। हम सभी आपका समर्थन करते हैं। आपको मेईशू को आसानी से हराना चाहिए। अगर देवी आज जीतती है तो मैं सभी को एक उत्सव के खाने के लिए व्यवहार करूंगा। वाह, कौन इतना उदार है। यह असली के लिए है। यहाँ की भीड़ पहले से ही उत्साह से गूंज रही थी। झोउई स्कूल में अपनी लोकप्रियता से काफी संतुष्ट थे। ये झोउ परिवार की बेटी के रूप में उनकी पहचान के अनुरूप था। राजधानी में वापस वह हमेशा ध्यान का केंद्र था और अब जब वह लिन सिटी में थी तो उसे स्वाभाविक रूप से स्कूल देवी बनना था। देवी, मेईशू आपके लिए कोई मैच नहीं है। आपको उसे दिखाना होगा कि आप बाद में कितने सक्षम हैं। किसी ने खुश किया, ये सही है देवी, हम सभी आप पर विश्वास करते हैं। घबराओ मत। झोउई मुस्कुराया, मैं घबराया नहीं होगा। जब से मैं एक बच्चा था मैंने कई पियानो प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। अगर मुझे किसी चीज के बारे में घबराना है तो यह है कि क्या आप सभी मुझे पसंद करेंगे जब मैं घबराऊंगा। उद्धरण चिन्ह, हम निश्चित रूप से आपको पसंद करते हैं। ये कहा जाना था कि झोउई वास्तव में एक जीवंत माहौल बनाने में कुशल था। मेईशू अभी तक नहीं आया है, लेकिन यहाँ के लोगों ने पहले ही यह मान लिया है कि झोउई निस्संदेह जीत जाएगा। उन्होंने ये भी योजना बनाई है कि स्कूल के बाद एक जीत उत्सव के लिए किस रेस्तरां में जाना है। दूसरी तरफ मेईशू के समर्थक सभी शांत थे। मेईशू की उपस्थिति के बिना वे कोई उत्साह नहीं पैदा कर सकते थे। अध्याय 118 आपको समर्थन दे रहा है। मेईशू ने कहा, मेरे लिए समस्या को समझाने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके लिए नहीं है तो मुझे डर है कि मैंने इस पर बहुत अधिक समय बिताया होगा। मेईशू ने कहा, सवाल को दूर करते हुए और दीवार पर घड़ी पर नजर डालते हुए। वह मुस्कुराई, ये लगभग समय है, चलो सभागार में जाएं। उद्धरण चिन्ह, जरूर। लू यान मुस्कुराया। वे कक्षा के बाहर कंधे से कंधा मिलाकर चले गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखते थे उन्होंने अप्रत्याशित रूप से ली ज़ेन को गलियारे में खड़ा देखा, जो सोच में खोई हुई दीवार के खिलाफ झुक गया। तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही उन्होंने ली ज़ेन को देखा लू यान की मुस्कान गायब हो गई। ली ज़ेन सीधे खड़े थे, लेकिन उन्होंने लू यान को भी नहीं देखा। इसके बजाय उसकी टकटकी सीधे मेईशू पर गिर गई। मैं एक साथ सभागार में जाने के लिए आपके लिए इंतजार करने आया था। मेईशू ने उन दोनों के बीच छिपी हुई धाराओं को नहीं पकड़ा। उसने देखा कि समय बाहर चल रहा था,
इसलिए उसने जल्दी से उन्हें सभागार की ओर ले जाया। अब तक एक पियानो पहले से ही म्यूजिक क्लब के छात्रों द्वारा मंच पर रखा गया था। स्कूल के नेता सामने की पंक्ति में बैठे चुपचाप प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। स्कूल ने पहले कभी ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा था और सभी को लगा कि यह एक नवीनता है। नीचे दिए गए छात्रों पर कई प्रतिबंध नहीं थे। शिक्षकों के संयम के बिना वे एक दूसरे को गपशप कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे, और कुछ ने जानबूझकर अपने सिर को मेयशू का समर्थन करने वाले समूह का मजाक उड़ाने के लिए अपने सिर को भी बाहर कर दिया। आपकी बहन मेयशू अभी तक क्यों नहीं आई है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानती है कि वह जीत नहीं सकती है और बाद में शिक्षक से बीमार छुट्टी के लिए पूछने जा रही है? उद्धरण चिन्ह, वह भी नहीं आ सकती है। बीमार छुट्टी लेना और खुद को शर्मिंदगी से बचाना बेहतर है। इन दोनों जोर से और मजाक करने वाली टिप्पणियों ने तुरंत हंसी का फूट किया। वेन मियाओ इतना चिड़चिड़ा था कि उसकी दांत खुजली हो गई। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खड़े होकर स्पष्ट रूप से झोंगी के लिए जल्दी दिखाने के लिए मेयशू के समय के लायक नहीं है। इतनी छोटी प्रतियोगिता, वह निश्चित रूप से मिनटों में इसे संभाल सकती थी। बघारना छोड़ दो, एक ने सुना कि मेयशू ने पियानो स्तर की परीक्षा भी नहीं दी है। शायद मेरे 5 साल के भाई के रूप में भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, नीचे से हंसी और भी जोर से हो गई। वेन मियाओ शब्दों के लिए एक नुकसान में था, उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह केवल बैठ सकती थी। प्रतियोगिता से पहले भी वेन मियाओ ने स्पष्ट रूप से सुना था कि मेयशू पियानो बिल्कुल नहीं खेल सकते थे। हालांकि इसके बावजूद उसने मेयशू का समर्थन करने के लिए चुना। उसने बेवजह महसूस किया कि मेयशू एक अप्रस्तुत लड़ाई से नहीं लड़ेंगे। झोंगी शिक्षक के बगल में आत्मविश्वास से बैठे प्रदर्शन करने के लिए उसकी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसके बगल में झाओमिन ने उत्सुकता से उसकी घड़ी को देखा। झोंगी ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत एक मीठी मुस्कान के साथ टिप्पणी की, मैंने सुना कि शिक्षक झाओ ने पियानो प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेयशू की सिफारिश की। क्या शिक्षक झाओ को मेयशू की क्षमताओं के लिए इतना उच्च संबंध है? उद्धरण चिन्ह, झाओमिन ने पूरी तरह से सिर हिलाया। मेरी समझ में कोई भी मेयशू से मेल नहीं खा सकता है। झोंगी की मुस्कान जम गई और वह झुंझलाहट में चली गई। क्या एक अज्ञानी शिक्षक? बाद में वह झाओमिन को एहसास कराएगी कि वह कितनी कम थी। जल्द ही प्रतियोगिता का आधिकारिक तौर पर निर्धारित प्रारंभ समय आ गया। मेयशू आखिरकार ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए, तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनके आश्चर्य के लिए वह लुयान, स्कूल की प्रतिभा, और लीजेन, स्कूल हॉट्रोप के साथ थी। क्षमा करें शिक्षक झाओ, मुझे देर हो चुकी है। मेयशू ने एक एक करके अग्रिम पंक्ति में शिक्षकों से माफी मांगी। वास्तव में जब तक वह आ सकती है, झाओमिन बहुत खुश होगा। मेयशू को देखकर उसे कीमती मणि को उपेक्षित नहीं होने देने के लिए कर्तव्य की भावना महसूस हुई। ठीक है, फिर मैं प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। झाओमिन खुशी से होस्ट करने के लिए मंच पर गए। दर्शकों में झोंगी ने लुयान की आस्तीन पर परिचित और स्नेह से, भाई लुयान, आज सहपाठियों ने अपनी सीटें ले ली जो वे समर्थन करते हैं। वन ने आपको एक अच्छी सीट बचाई, आओ और मेरी तरफ बैठो। यहाँ तक कि अगर उसने यह नहीं कहा तो लुयान ने पहले ही सभागार में अजीबोगरीब व्यवस्था देखी थी। जाहिर है मेयशू के पक्ष में बहुत कम लोग थे, जो आधी सीटें खाली हो गईं, जबकि दूसरी तरफ छात्रों के साथ भीड़ थी। वहां कुछ कारण छिपा होना चाहिए, लेकिन वह जो उम्मीद नहीं करता था वही ये था। झोंगी की आरक्षित सीट स्वाभाविक रूप से उसके शिविर में थी, जो शिक्षक की सीट के ठीक बाद केंद्र में दूसरी पंक्ति थी। केंद्रीय मंच पर पियानो का एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हुए ये दृश्य व्यापक और स्पष्ट था। उसने उद्देश्यों से ऐसा किया। झोंगी पियानो बजाने में बहुत अच्छा था और निश्चित रूप से वह चाहती थी कि लुयान अपने कौशल की प्रशंसा करे। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए उसके शब्दों का पालन करने और उसकी तरफ बैठने के बजाय लुयान ने एक कदम पीछे हट लिया, उसके हाथ से बचते हुए, और मेयशू पर धीरे से मुस्कुराया, मैं आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा। इसके साथ वह चारों ओर घूम गया और बाएं मेयशू की तरफ एक खाली सीट पर बैठे सभी के ठीक सामने। लुयान कौन था? वह नोआई हाई स्कूल की स्वीकृत प्रतिभा थी और झोंगी दावा कर रहा था कि वह उसकी बचपन की प्यारी थी। अब लुयान मेयशू के समान ही बैठे थे, जो स्वाभाविक रूप से समझ से बाहर था। किसी ने कृपया उसे याद दिलाया कि उसे झोंगी के पक्ष में बैठना चाहिए। लुयान का चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने उदासीनता से जवाब दिया, मैं गलत जगह पर नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ मेयशू का समर्थन देने के लिए हूँ। एक एकल वाक्य ने झोंगी को सभी के सामने अपमानित महसूस किया। उसने इस बारे में दावा किया था कि लुयान के साथ उसका रिश्ता कितना अच्छा था, और अब उसे लगा कि उसका चेहरा थप्पड़ मारा जा रहा है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।